लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन साउंड चैप्टर में। अब उसके आगे हम स्टडी करेंगे नॉइस एंड म्यूजिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। और इससे पहले हमने स्टडी किया था कि जो हम साउंड है ईयर्स के थ्रू हमें कैसे सुनाई देती है और ह्यूमन ईयर कैसे फंक्शन करता है, ये स्टडी किया था। और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और ये मोशन क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जो टू एंड फ्रो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillation per second is called frequency of oscillation. जो ऑसिलेशन होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो कह रहे कि अगर एक ऑब्जेक्ट 20 जो टाइम्स ऑसिलेशन जो है एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट जो है 20 टाइम जो है एक सेकंड के अंदर जो है हमारा ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20/1। You can recognize many familiar sound without seeing the object producing them. How is it possible? These sound must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of sound. कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हमारी जो वेव होती है, जो उसकी ऊपर वाली जो हमारा जो मैक्सिमम जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और जितनी ऑसिलेशन होती है एक सेकंड के अंदर वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। कह रहे कोई दो अगर साउंड है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो कह रहे साउंड की जो प्रॉपर्टी है हमारी, साउंड की प्रॉपर्टी हमारी जो होती है एक एम्पलीट्यूड होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो उसकी यूनिट होती है, और साउंड की प्रॉपर्टी होती है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। उसके बाद साउंड की प्रॉपर्टी क्या है, लाउडनेस एंड पिच। Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. कह रहे कि एक मेटालिक टम्बलर लो एंड अ टेबलस्पून, और एक टेबलस्पून लो, स्ट्राइक द टेबलस्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। और उसको टम्बलर को जो स्ट्राइक करो। पहले क्या कर लेना, एक मेटालिक टम्बलर लेना है, और एक जो हमारा हमने क्या लिया, टेबलस्पून लिया। स्ट्राइक द टेबलस्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। अब कह रहे कि टेबल स्पून को जो स्ट्राइक करो जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, टम्बलर की ब्रिम से। और उसके बाद हमने क्या करना है, हियर द साउंड प्रोड्यूस। नाउ बैंक द स्पून ऑफ द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। कह रहा है कि इसने क्या क्या करना है कि पहले एक मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, और टेबल स्पून को स्ट्राइक कराना है टम्बलर के ब्रिम से। स्ट्राइक कराने के बाद क्या होगा, हियर द साउंड प्रोड्यूस, तो आवाज सुनाई देगी। नाउ बैंक द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। कह रहे अब दोबारा उसको बजाओ, फिर दोबारा साउंड प्रोड्यूस होगी। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। अगर टम्बलर को हमने ज्यादा तेज से स्ट्रक किया, क्या ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देगी। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. Okay, now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. कह रहे कि अब उसके साथ एक थर्माकोल की बॉल टांग दो और उसको वाइब्रेट करा दो टम्बलर को। Now see how far the ball is displaced. The displacement of the ball is the measure of amplitude of vibration of the tumbler. कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी बॉल की, वो एम्पलीट्यूड मेजर करेगी कि जितनी जो हमारी बॉल है कहाँ गई, जहां जाएगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगी। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। और टम्बलर को स्ट्राइक करो। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर इन टू केसेस, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर।
कह रहा अब उसको एम्पलीट्यूड को कंपेयर करो कि किस केस में जो है एम्पलीट्यूड लार्जर होगा, ये बताना है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो थर्माकोल बोल है, हमने एक मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। कह रहे कि अगर एक मेटालिक टम्बलर लेके एक टेबल स्पून लेना है और उसको हमने स्ट्राइक कराना है ब्रिम ऑफ द टम्बलर से। स्ट्राइक कराने के बाद जो हमारी आवाज सुनाई देगी, नाउ बैंग द spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? ये जो टम्बलर है उसको जो अगर हमने ज्यादा अगर टाइटली स्ट्रक किया तो क्या जो साउंड जो है लाउडर सुनाई देगी। नाउ सस्पेंड द स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। अब जब उसको कहे जब तेज ज्यादा अगर टाइटली अगर स्ट्रक किया तो और ज्यादा आवाज सुनाई देगी। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. अगर कि अब थर्माकोल बॉल जो है टम्बलर की रिम से हमने वहां पे वो करनी है, टाई करनी है, तो इसको वाइब्रेट कराना है टम्बलर को, तो बॉल जो है डिस्प्लेस होगी। जो बॉल जितनी डिस्प्लेस होगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर का। ऐसे ही हम एक पेंडुलम जैसे बनाते हैं, एक हमने बॉल ले लेते हैं, उसको हमने थ्रेड से बांधते हैं, फिर उसको डिस्प्लेस कराते हैं, जहां तक वो उसकी पोजीशन गई वो उसका जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है। उसके बाद हमारी है जो लाउडनेस है, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला है लाउडनेस, जो साउंड की जो डिपेंड करती है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। लाउडनेस जो है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस दो गुना बन जाता है तो लाउडनेस जो है इंक्रीज हो जाती है 4 फैक्टर से। और लाउडनेस जो हमारी जो किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, डेसिबल से एक्सप्रेस करते हैं। फिर जो लाउडनेस है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर एम्पलीट्यूड हमारा जो है ट्वाइस है, अगर 2 गुना हो जाता है तो लाउडनेस जो हमारी इंक्रीज हो जाती है बाय अ फैक्टर ऑफ 4। और लाउडनेस जो है हमारा, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो कह रहे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो हमारी साउंड आ रही है उसको हम अगर देखते हैं कि नॉर्मल ब्रीथिंग में, सॉफ्ट विस्पर में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में, बिजी ट्रैफिक में और एवरेज फैक्ट्री में कितनी कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है। कह रहे 80 डेसिबल से जो अबोव है जो नॉइस वो पेनफुल हो जाती है। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड हो जाती है तो वो जो है बहुत पेनफुल हो जाती है। कह रहे लाउडनेस जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना हो जाता है तो लाउडनेस जो हमारी 4 फैक्टर से जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है। और लाउडनेस को हमने डेसिबल से मेजर करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ लाउडनेस गिविंग कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये जो हमारी टेबल है वो क्या मेजर करती है, लाउडनेस मेजर करती है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन इज लार्ज। कि लाउडनेस जो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। when the amplitude of vibration is large, जब एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का लार्ज होता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है वो लाउड होती है। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहेगी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड लाउड होगी। तो जितनी ज्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड साउंड होगी। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद कह रहे कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। बेबी की साउंड और अडल्ट की साउंड को कंपेयर करो, इज देयर एनी डिफरेंस। क्या उसमें कुछ डिफरेंस नजर आता है। अगर बेबी की साउंड और अडल्ट की साउंड में देखते हैं तो बेबी की साउंड सॉफ्ट होती है और अडल्ट की हार्ड होती है। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वेयर, लेट अस सी हाउ। अगर दो साउंड अगर लाउड भी हैं, दोनों इक्वली लाउड है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। आई वॉन्डर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। मेरी जो वॉइस है और मेरे टीचर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों है। तो ये क्या कह रहे, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी पिच को मेजर करता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी सी द साउंड इज श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा है तो हमारी साउंड भी जो श्रिलनेस भी ज्यादा होगी और हायर पिच भी होगी। कह रहे अगर फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की अगर लोअर है तो साउंड की जो हमारी लोअर पिच होगी। तो फ्रीक्वेंसी किसको, फ्रीक्वेंसी जो है डिटरमाइन करता है श्रिलनेस को। अगर फ्रीक्वेंसी अगर हायर है
तो साउंड श्रिल होगी और हैज अ हायर पिच, उसकी जो पिच जो है हायर होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर लोअर है तो साउंड की जो पिच है वो लोअर होगी। तो जो साउंड की पिच है वो जो फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, श्रिलनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी हायर होगी तो साउंड भी श्रिल होगी। तो ये कह रहे हैं 13.18 में फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी जो है पिच ऑफ साउंड को मेजर करती है। 13.18 में दिखा हुआ है कि दो दो हमारी वेव्स दिखाई हुई हैं, ऊपर जो उसमें जो श्रिलनेस कम है, नंबर ऑफ वेव्स कम है, और नीचे वाली वेव में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। तो नीचे वाले में वेव जो अगर कम होती हैं, ऊपर वाले वेव कम होती हैं, तो उसकी श्रिलनेस ज्यादा होती है, तो उसकी श्रिलनेस थोड़ी कम होती है। नीचे वाली जो हमारी जो नंबर ऑफ वेव ज्यादा है तो श्रिलनेस ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी नीचे वाले की ज्यादा होगी और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमने आज साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो हमने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? एम्पलीट्यूड, फिर पढ़ा हमने टाइम पीरियड, एंड फिर पढ़ा हमने फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की वो हमारे होता है एम्पलीट्यूड। और टाइम पीरियड क्या होता है? एक नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितनी ऑसिलेशन होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो उसके बाद एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है साउंड की। उसके बाद है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच जो है हमारी 13.11 में हमारा एक वो एक्सपेरिमेंट दिखा हुआ है, एक मेटेलिक टम्बलर लेते हैं और उसको टेबल स्पून से स्ट्राइक कराते हैं। तो कह रहे कि जो हियर द साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड हमें सुनाई देती है। नाउ बैंग द स्पून ऑफ द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। तो ये हमारी जो आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है तो लाउडनेस ज्यादा है, तो अगर हमारी आवाज कम सुनाई दे रही है तो लाउडनेस कम है। तो सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, फिर टाइम पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद है लाउडनेस एंड पिच। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लाउडनेस का है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पिच के बारे में स्टडी किया था। जब पिच है वो किससे मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी से, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच। और फिर पिच का जो दूसरा नाम है वो है श्रिलनेस। तो जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा ही श्रिलनेस होगी। उसके बाद है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम एक बार स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट with low frequency, therefore it produces a low pitch sound। के जो ड्रम से जो वेव निकल रही है उसकी पिच लो है, तो इस वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी है इसकी। और नीचे वाले की जो हमारी विसल है, विसल हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच। कि विसल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, तो इसलिए जो है हाई विसल है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए वजह से ये हायर पिच की जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। Birds make a high-pitched sound, whereas the lion make a low-pitched roar. However, the roar of lion is very loud, while the sound of the bird is quite feeble. फिर जो whistle है, has a higher frequency. Whistle की जो frequency है वो बहुत high होती है, and therefore produces a sound of higher pitch. इस वजह से ये हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज द लॉयन मेक्स अ लो पिच रोर। बर्ड है उसकी पिच जो होती है हाई होती है, और लोयन की जो पिच है वो लो होती है। Birds make the high pitched sound whereas the loon makes a low pitched roar. However, the roar of loon is very loud while the sound of the bird is quite feeble. लेकिन बर्ड की साउंड जो बिल्कुल बिल्कुल कम होती है, और जो लोयन की जो साउंड है वो बिल्कुल लाउड होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। कह रहे हम सारे दिन जो है हम अपनी वॉइस सुनते हैं चिल्ड्रन की, एडल्ट की। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? Can you say that the frequency of the voice of the child is higher than that of an adult? Usually the voice of woman has a higher frequency than that of man. जो वुमेन की जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन। तो इसमें कह रहे हैं कि क्योंकि वुमेन की जो श्रिलनेस है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन। वुमेन की जो हम वुमेन की जो श्रिलनेस है वो बिल्कुल पतली होती है, इस वजह से उसकी जो साउंड है हमें कम सुनाई, हमें जो है हल्की सुनाई देती है।
On the other hand, a whistle has a higher frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitch sound, whereas a lion makes a low pitched roar. However, the roar of lion is very loud, while the sound of the bird is quite feeble. तो हमने ये दिखाया हुआ है कि कह रही जो ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो पिच है वो हाई है, लो है, और नीचे वाले की जो साउंड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई है. अब बर्ड्स मेक अ हाई पिच साउंड whereas a lion makes a low pitched roar. जो बर्ड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पिच होती है, हाई होती है, और लोयन की जो लोयन का जो रोर होता है वो बहुत लाउड होता है, लेकिन बर्ड की जो साउंड होती है बिल्कुल धीमी होती है, फीबल होती है. एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट. कह रहे हम सारा दिन जो है चिल्ड्रन और अडल्ट की जो वॉइस सुनते हैं. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस. कह रहे क्या उनमें कुछ डिफरेंस नजर आता है. जो चाइल्ड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हायर होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट. चाइल्ड तो सॉफ्ट आवाज आती है और अडल्ट की थोड़ी हाई आवाज आती है. तो कह रहे कि विमेन और मैन में फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होती है. विमेन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि विमेन की जो आवाज है वो पतली होती है, श्रिल होती है. उसके बाद है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? The fact is that vibrate sound of frequency less than 20 vibrate से ज्यादा है उसको बोलते हैं हम inaudible. तो कह रहे thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 hertz to 20,000 hertz. तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो हमारी क्या होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज. ऑडिबल साउंड क्या होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20 हर्ट्ज से लेस होती है वो इनऑडिबल होती है. जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 ज्यादा होती है वो ऑडिबल होती है, और जो लेस होती है वो इनऑडिबल होती है. तो रेंज क्या होगी 20 to 20,000 हर्ट्ज. Some animal can hear the sound of frequency higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police used high frequency whistle which dogs can hear but humans cannot. Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. ये जो कुछ एनिमल्स हैं जो आवाज सुन नहीं सकते जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है, डॉग हैव दिस एबिलिटी. डॉग जो है इसमें ये सुन सकता है 20,000 से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. 20 से लेस भी नहीं सुनते सकते हम, 20,000 से ज्यादा भी नहीं सुन सकते, लेकिन डॉग जो है 20,000 से ज्यादा को सुन लेता है. द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी whistle which dogs can hear but humans cannot. ये जो पुलिस है इस वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी whistle यूज करते हैं which dogs can hear, जिसको जो डॉग है फटाफट सुन लेते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन पाते. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 hertz. कि जो अल्ट्रासोनिक हमारे इक्विपमेंट है जो मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो भी ट्रैक कर लेता है उसको, वो किस पे काम करता है फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज. 20,000 हर्ट्ज जो ज्यादा से पे काम कर लेता है. तो ये कह रहे कि इसलिए वैसे जो हमारी जो ह्यूमन जो ईयर की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज पे होती है, और जो 20,000 से हार्ट जो एक ही पर्सन सुन सकता है वो क्या है, एक कौन है, और डॉग के पास ही एबिलिटी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनने की. और एक अल्ट्रासोनिक जो डिवाइस है वो हायर देन 20,000 हर्ट्ज पे बनी हुई है. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइस एंड म्यूजिक. We hear different type of sound around us. Is the sound always pleasing? कि हम अपने आसपास बहुत सारी साउंड देखते हैं कि हमेशा साउंड जो होता है हमेशा वो प्लेजिंग होती है? नहीं, कई बार जो साउंड है बिल्कुल डिस्कम्फर्ट होती है हमारे लिए, कहीं जो हमारे कानों के लिए प्लेजेंट नहीं होती और कुछ प्लेजेंट होती है. Suppose construction work is going on your neighborhood. Are the sound coming from the construction site pleasing?
Do you enjoy the sound produced by homes of buses and trucks? Such unpleasant sound are called noise. कह रहे कि जो हम आपने आस पास हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं, इज द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग? क्या जो साउंड है वो हमेशा वो प्लेजिंग होती है? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यूज? सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू ईयर, कुछ साउंड जो हमारे लिए प्लेजेंट होती है, कुछ अनप्लेजेंट होती है. Suppose construction work is going on in neighborhood. Are the sound coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound produced by horns of the buses and trucks? Such unpleasant sound are called noise. तो ऐसे साउंड को, अनप्लेजेंट साउंड को क्या बोलते हैं हम? नॉइस बोलते हैं. इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? कि जो अनप्लेजेंट साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज. कह रहे एक क्लासरूम में ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, कह रहे अगर क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बोलते हैं, व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस? तो वो साउंड को क्या बोलेंगे? नॉइज ही बोलेंगे. ऑन द, अगर ज्यादा तेज आवाज आ रही थी नॉइस होगी, अगर सॉफ्टली बोल रहे हैं तो वो हमारी जो वो हमारा कह रहे कि अगर हमने ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज आ रही है वो हमारी क्या होगी? म्यूजिक होगी, वो हमारे लिए प्लेजेंट होगी. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by harmonium is a musical sound. जो हारमोनियम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो म्यूजिकल साउंड है. The string of sitar also gives us a musical sound. जो सितार की जो स्ट्रिंग है वो भी म्यूजिकल साउंड देती है. But if a musical sound becomes too loud, कह रहे कि अगर म्यूजिकल साउंड जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा लाउड हो जाए, would it remain melodious? क्या फिर भी वो मेलोडियस रहती है? तो कह रहे इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन. यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन. कह रहे हम जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जो हमारे पार्टिकल्स है एयर के, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन. यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन. कह रहे हम एयर पोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जो अनवांटेड गैसेस है और जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड ऑन द environment is called noise pollution. Can you list some source of noise pollution? Major causes of noise pollution are sounds of vehicle explosion including bursting of cracker machines, loudspeaker, etc. What source in the home may lead to a noise? Television and transistor radio at higher volume, some kitchen appliances, desert cooler, air conditioner all contribute to noise pollution. कह रहे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है, जानते हैं हम. जो अनवांटेड गैसेस है और जो एयर पार्टिकल्स हैं एयर के, इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. कह रहे जो अनवांटेड साउंड जो होती है हमारी, वो जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्रिएट करती है? नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है. कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? क्या हम नॉइज पोल्यूशन के सोर्स के बारे में बता सकते हैं? व्हीकल्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर, ये हमारे जो है सोर्स हैं किसके? नॉइज पोल्यूशन के. What source in the home may lead to noise? Television and transistor radio at higher volume, some kitchen appliance, desert cooler, air conditioner all contribute to noise pollution. ये सारे हमारे क्या है? एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. उसके बाद है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन का क्या हार्म है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. क्या कि एक्सेसिव जो नॉइज है प्रेजेंट होती है वो हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड मैनी अदर disorder may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. What are the harms of noise pollution? Noise pollution के क्या क्या harm है? अगर वो ज्यादा हो जाए तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं. A person who is exposed to a loud sound contribute may get temporary or even permanent impairment. तो इसकी वजह से जो परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाती है हेयरिंग की, अगर ज्यादा आवाज सुनाई दे हमें तो. मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन.
नॉइस पोल्यूशन को हमें मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। तो हमने क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हम साइलेंसिंग डिवाइस हम लगा सकते हैं। हाउ डज द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? तो नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल noisy operation must be conducted away from any residential area. Noise producing industry should be set up away from such areas. Use of automobile horns should be minimized. TV and music system should be run at low volume. Tree must be planted along the road and around building to cut down in the sounds reaching the resident, thus producing the harmful effects of noise pollution. साउंड नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जो सारे के सारे जो नॉइसी ऑपरेशन है वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर करने चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है जो रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनानी चाहिए। जो ऑटोमोबाइल हॉर्न है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। टीवी का कम से कम यूज करना चाहिए और लो वॉल्यूम पे यूज करना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड। ट्रीज को जो रोड और रोड के पास जो है प्लांट करना चाहिए। and cut down the sound reaching the resident, thus producing the harmful effects of noise pollution. तो ये कह रहे कि हमें जो नॉइस पोल्यूशन को हमने कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके हमारे इफेक्ट बताए हैं कि कैसे कैसे हम नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। उसके बाद है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। जो टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो बहुत रेयर होती है, is usually from birth itself. Partial disability generally the result of disease, injury or age. यानी एज की वजह से जो पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है या इंजरी की वजह से हो सकती है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हेयरिंग नीड स्पेशल केयर। कह रहे जिन चिल्ड्रन को सुनाई नहीं देता उसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज को हम सीखे विच such children can communicate effectively because speech develops as a direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. कह रहे जो ये हमारे जो ये children है can communicate effectively because speech develops as a direct result of hearing. A child with hearing loss may have defective speech also. ये child जिसको hearing loss हो गया उसमें हमें उसको जो है बोलने में भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो एक चाइल्ड को अगर हेयरिंग लॉस हुआ है तो उसको बोलने में भी इफेक्ट आएगा। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर हेयरिंग impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired, the help to them for normal lives. तो कह रहे कि टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड में हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस बनाई हुई है हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए। तो सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हेयरिंग इम्पेयर्ड विद एंड हेल्प देम टू लीड नॉर्मल लाइफ। कह रहे जो हमारी जो सोसाइटी है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है उनके लिए हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए। और जो अगर वे प्रिकॉशंस रखे कि मिनिमम से मिनिमम जो नॉइस जो पोल्यूशन करने वाले डिवाइस है उनका कम यूज करे तो सोसाइटी भी इनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई भी अगर साउंड वेव निकल रही है तो मैक्सिमम जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड के अंदर। जैसे 13.17 में दिखाया हुआ है, ये इसको अगर स्ट्राइक कर रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स जितनी निकलेंगी एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स निकलेंगी वो हमारी क्या होंगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर फ्रीक्वेंसी। A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second if an object oscillates 20 times in 1 second. कह रहे कि आगे कह रहे कि अगर जो फ्रीक्वेंसी जो है 20 टाइम्स है हमारी एक सेकंड के अंदर तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20/1 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी सिमिलर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। तो हमारी जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी होगी
और उसके बाद हमने पढ़ा टाइम पीरियड, 1 सेकंड के अंदर जितनी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकंड के अंदर जितनी हमारी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी वाइब्रेशन की जो है, ये टू प्रॉपर्टीज होगी साउंड की। उसके बाद लाउडनेस एंड पिच, लाउडनेस एंड पिच जो है हमारी क्या है, हमारी 13.11 में दिखा हुआ है। लाउडनेस और पिच जो है हमारी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाउडनेस की किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा जो है लाउडनेस होगी। उसके बाद हमारी पिच जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हायर पिच होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा फिगर ये दिखाया हुआ है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि लाउड जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। तो कैसे प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। क्या जो 80 जो हमारे जो नॉर्मल ब्रीथिंग, सॉफ्ट विस्पर, नॉर्मल कन्वर्सेशन, बिजी ट्रैक, एवरेज फैक्ट्री, इनकी जो हमारी साउंड दिखाई हुई है, कितनी कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है। 80 से अगर साउंड ज्यादा हो रही है तो नॉइज जो होती है बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। उसके बाद हमने स्लीनेस और पिच के बारे में पढ़ा था। जो पिच है हमारी, जितनी ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। तो ये दो हमारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए हुए हैं, ऊपर वाले में पिच कम है और नीचे वाले में पिच ज्यादा है। तो ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्योंकि कम है इस वजह से पिच कम है, और नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच ज्यादा ज्यादा है। तो कह रहे कि जो हमारी पिच है किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, जिस आवाज को हम सुन सकते हैं वो ऑडिबल होती है, जिस आवाज को हम सुन नहीं सकते वो इनऑडिबल होती है। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। जो 20 से लेस होती है वो इनऑडिबल, और जो 20 से ज्यादा होती है वो जो हमारे 20 और 20,000 के बीच में ऑडिबल होती है, और 20 से लेस और 20,000 से ज्यादा होती है वो इनऑडिबल होती है। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो डॉग उसको सुन लेते हैं। इसी वजह से कह रहे जो पुलिसमैन जो हायर फ्रीक्वेंसी विसल यूज करते हैं तो डॉग उसको फटाफट हेयर कर लेते हैं। तो एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, वो भी 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा बनी हुई है। उसके बाद है हमारे नॉइस और म्यूजिक। कुछ साउंड जो होती है प्लेजेंट होती है, कुछ साउंड अनप्लेजेंट होती है। जो प्लेजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, म्यूजिक। जो अनप्लेजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, नॉइस। तो उसके बाद है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन किस किस वजह से होता है, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर की वजह से, किचन अप्लायंसेस के जो यूज करने से, डेजर्ट कूलर से, एयर कंडीशनर से, ये हमारा क्या है, नॉइस पोल्यूशन होता है। और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन के, lack of sleep, high blood pressure, anxiety, heart disorder. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even a permanent impairment of hearing. तो इससे जो परमानेंट इम्पेयरमेंट भी हो जाती है हेयरिंग की। और हम नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमने साइलेंसिंग डिवाइस लगाई हुई है। इंडस्ट्री मशीन, होम अप्लायंसेस में हम जो यूज करते हैं हम। तो कह रहे कि नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉइस की ऑपरेशन है वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर करने चाहिए, और जो नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो थोड़ी दूर सेटअप करने चाहिए। और जो ऑटोमोबाइल हॉर्न का उसको कम से कम यूज करना चाहिए। टीवी जो है कम वॉल्यूम पे यूज करना चाहिए। और ट्रीज जो है रोड पे लगाने चाहिए और कम काटने चाहिए। इस वजह से जो हमारा जो है नॉइस पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने हेयरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ा कि टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो बहुत रेयरली मिलती है, या बर्थ से हो तो हो। उसके बाद कह रहे कि ये किसकी वजह से होती है, इंजरी की वजह से या एज फैक्टर की वजह से होती है। तो इसको जो है स्पेशल केयर की जरूरत होती है, और साइन लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। करेंगे चाइल्ड है उसमें हेयरिंग जो लॉस हो रहा है, मे हैव डिफेक्टिव स्पीच, उसमें उसको बोलने में भी मुश्किल होगी। जो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं वो यूज कर रहे हैं ताकि जो है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो अच्छे से जी सके, और सोसाइटी भी को भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। तो हमने आज साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे को जो आवाज है वो हमें कैसे सुनाई देती है, और साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है।
और साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी ट्रेवल करती है और गैस में भी ट्रेवल करती है। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जल तरंग बनाया था। और साउंड जो है हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लार्नेक्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद हमें जो साउंड है वो वाइब्रेट कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ये हमने स्टडी किया था। और इसके जो कीवर्ड्स है एम्पलीट्यूड, ईयर ड्रम, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, लार्नेक्स, साउंड, लाउडनेस, नॉइस, ऑसिलेशन, पिच, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप। ये जो हमारे इसके लेसन के बीच में दिए हुए हैं, इसको हमने फेयर नोटबुक पे करना है। किसी बच्चे को अगर इस चैप्टर के बारे में कोई